हाय फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, अपना सारा सिलेबस कवर कर रहे होंगे और फाइनल एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए आपकी स्टडी अच्छी तरीके से चल रही होगी। टाइम वैसे आपको काफ़ी मिला हुआ ही है। साथ ही साथ आप अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज हम अपना नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं हाउ डीसी मोटर वर्क्स। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, तो हमने क्या किया है, ये 2 पोल की एक डीसी मोटर बना ली है और उसका एक सिलेंड्रिकल रोटर बना दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक इसका स्टेटर है या फिर योक है, ये आर्मेचर है, लिख भी दिया है मैंने। ये आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, ये ब्रश है। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ब्रश को। और ब्रश के थ्रू हमने आर्मेचर कंडक्टर्स को सप्लाई दे रखी है। एज यूजुअल इन द केस ऑफ मोटर के केस में हम क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं। तो हमने ये आर्मेचर कंडक्टर्स को सप्लाई दे रखी है। तो इसको अगर हम सर्किट मॉडल में रिप्रेजेंट करें तो हमने क्या कर रखा है, अगर इसको हम आर्मेचर मान लें, इसको हम आर्मेचर कंसीडर कर लें, इन दोनों को ब्रश कंसीडर कर लें, और जो आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं उनके रजिस्टर को एक जगह लंप्ड अगर हम मान लें, तो हमने ये कर रखा है। इसको ये सप्लाई दे रखी है और यहां से ये लोड करंट फ्लो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मोटर करंट ड्रॉ करती है, इसलिए जनरेटर के केस के अपोजिट डायरेक्शन में इसकी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली हमने सप्लाई प्रोवाइड कर दी है, ये डीसी सप्लाई, और मोटर करंट ड्रॉ कर रही है। दूसरा, उसके साथ साथ ही हमने क्या कर रखा है, ये फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई दे रखी है। तो हमने सपोज करो ये शंट डीसी मोटर है, तो शंट डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग को भी हमने सप्लाई, ये फील्ड वाइंडिंग है। शंट इसलिए क्योंकि ये आर्मेचर और सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट है इसकी फील्ड वाइंडिंग, इसलिए इसको शंट मोटर बोलते हैं, या फिर शंट में कनेक्ट है। तो ये है इसकी फील्ड वाइंडिंग, एफ डबल एफ, इसको बोलते हैं ए और डबल ए। आर्मेचर की वजह से ए डबल ए, फील्ड को एफ और डबल एफ। तो यहाँ पर कितनी करंट फ्लो हो रही है? IF करंट फ्लो हो रही है। और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने बोल दिया RSH है या फिर RF है। फील्ड रेजिस्टेंस RF बोलो या शंट रेजिस्टेंस RH बोलो। तो एक्चुअली हमने कर क्या रखा है, हमने आर्मेचर को सप्लाई दे रखी है और दूसरा फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दे रखी है। वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। आर्मेचर को बाहर से सप्लाई दे रखे हैं, ऐसे टर्मिनल मैंने नहीं बनाया, आप मान के चलो। और क्या कर रखा है, जो अपर कंडक्टर्स हैं उनमें करंट एंटर हो रही है और जो नीचे के कंडक्टर्स हैं उनसे करंट बाहर निकल रही है। फिर ध्यान से सुनिए, जो ये वाले कंडक्टर्स हैं, क्वाड्रेचर एक्सिस के ऊपर वाले कंडक्टर्स हैं, उनमें करंट एंटर हो रही है और क्वाड्रेचर एक्सिस के नीचे वाले कंडक्टर्स से करंट बाहर निकल रही है। अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहें, तो अगर ये सिलेंड्रिकल आपका रोटर है, तो आप क्या कर रखे हो, अगर ये इसकी क्वाड्रेचर एक्सिस है, तो इस एक्सिस के ऊपर के सारे कंडक्टर से करंट एंटर हो रही है और इधर वाले से बाहर निकल रही है। अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें, इधर से करंट जा रही है, इधर से करंट बाहर निकल रही है। और जो फील्ड वाइंडिंग को हमने सप्लाई दे रखी है, उसका क्रॉस इस तरफ है, डॉट इस तरफ है। इसका मतलब क्या है, इसमें इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, क्रॉस से एंटर हो रही है, डॉट से बाहर निकल रही है। तो जो इसकी वजह से फ्लक्स बनेगा, जो इस फील्ड वाइंडिंग में गोल गोल करंट घूमेगी, उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा, वर्किंग फ्लक्स फाई, वो किधर बनेगा? वर्किंग फ्लक्स फाइस अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन। इसका हम इसको क्लोज कर देते हैं, योग को, ये हमने योग को क्लोज कर दिया। तो फ्लक्स कहां से कहां जा रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ फ्लक्स आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये फ्लक्स आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, फ्लक्स आ रहा है, रोटेट होके वापस इधर से, रोटेट होके वापस इधर से। तो ये हो गई फ्लक्स की डायरेक्शन, फाई की डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स, अब क्या होता है, आप जानते हो, एक नियम है, एक रूल है, एक लॉ है। वो क्या है कि कभी भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ध्यान से सुनिए, रूल क्या है, कभी भी किसी भी
करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, या फिर वो करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। फिर ध्यान से सुनिए, जब कभी भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। अब यहां पर देखिए हमने क्या किया, ये जो कंडक्टर्स हैं इनको सप्लाई दे रखी है, साथ ही साथ इनको एक मैग्नेटिक फील्ड में भी रख रखा है। एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है फाई, उस मैग्नेटिक फील्ड में भी हमने इनको रख रखा है। तो इन पे क्या लगेगा, फोर्स। और अगर उस फोर्स की डायरेक्शन हमको निकालना है तो कौन से नियम से निकालते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। कौन से नियम से निकालते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर ये आपकी इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, ये मिडल फिंगर आपकी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो उस पर जो टॉर्क लगेगा उसकी डायरेक्शन को, या फिर उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये थंब। तो अब हम इसमें सिंपली लेफ्ट हैंड रूल लगा देते हैं फ्लेमिंग का। तो लगाओ, फ्लक्स कहां से कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे। इन कंडक्टर्स के लिए लगाते हैं, इस मिडल कंडक्टर के लिए लगाते हैं। तो इसमें फ्लक्स कहां से कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे। तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर, ऊपर से नीचे कर दी। इन कंडक्टर्स में करंट किधर जा रही है, प्लेन पेपर के अंदर। तो ये करंट कहां जा रही है, देखो मैंने इस हाथ को अगर इस तरीके से कर दिया तो ये फ्लक्स आ रहा है नीचे की डायरेक्शन में, और ये फिंगर मेरी अंदर जा रही है। और ये जो थंब है वो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन। तो इन कंडक्टर्स पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन। सिमिलरली इस कंडक्टर्स पे फोर्स कहां लगेगा, फ्लक्स आ रहा है नीचे, फ्लक्स आ रहा है नीचे। इस फिंगर को देखो, करंट निकल रही है बाहर, करंट निकल रही है बाहर, थंब किधर है, इस डायरेक्शन। इन कंडक्टर्स पे फोर्स किधर लगेगा, अगर इसको कंसिडर करें तो इसको फोर्स लगेगा इधर। तो इससे हमें मोटा मोटा समझ में आता है कि इन कंडक्टर्स पे जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से ये रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एम एंगुलर स्पीड से घूमने लग जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने आर्मेचर को सप्लाई दी, आर्मेचर को हमने डीसी सप्लाई दी और उस आर्मेचर को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो वो आर्मेचर रोटेट होने लग गया। क्यों रोटेट होने लग गया, एक रूल हमने पढ़ा है कि कभी भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो उस फोर्स की वजह से कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, और कंडक्टर क्योंकि आर्मेचर के स्लॉट में हाउस्ड है, आर्मेचर के स्लॉट में बंधे हुए हैं, इसलिए वो साथ ही साथ किसको घुमाएंगे, वो आर्मेचर को भी घुमाएंगे। और इस तरीके से ये आर्मेचर रोटेट करने लग जाएगा और हमारा मोटर का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, किस तरीके से डीसी मोटर वर्क करती है। अगेन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको कि ये आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, उनको एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, तो इन पे फोर्स प्रोड्यूस होगा। उस फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू BLV। B क्या है, सॉरी BIL, अब फोर्स की वैल्यू है B क्या है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा है उसकी वैल्यू है। I क्या है, कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है। और L क्या है, कंडक्टर की लेंथ। तो ये फोर्स इन पे लगेगा कंडक्टर्स पे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। साथ ही साथ फ्रेंड्स अब इसमें एक और चीज हो रही है जो काफी ध्यान देने चीज है। जब तक ये रोटेट नहीं हो रहा था तब तक तो अब तक जो हमने एक्सप्लेन किया उस तरीके से मशीन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये रोटेट होने लग गया तो ये कंडक्टर क्या कर रहे हैं, रोटेट होने लग गए। कंडक्टर क्या कर रहे हैं, रोटेट होने लग गए। और ये कंडक्टर किस में है, एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर पास होता है तो क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को काटता है, उस कंडक्टर में या फिर उस कोयल में, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो वो कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को काटता है। सपोज करो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे जा रही है और यहां से मैंने एक कंडक्टर को पास किया, यहां से मैंने एक कंडक्टर को पास किया। तो इस समय मान लो ये टाइम t1 है जब ये कंडक्टर यहाँ पर है, ये टाइम t2 है जब ये कंडक्टर यहाँ पर है। तो t1 टाइम पे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है, ये 0, और t2 पे भी 0 को, बस t1 और t2 के बीच में कोई ना कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स को ये कट कर रहा है। तो
समय के साथ फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, इससे एसोसिएटेड कंडक्टर से एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू समय के साथ चेंज हो रही है। और जब भी कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटता है, फ्लक्स की वैल्यू टाइम के साथ बदलती है, किसी कंडक्टर से एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू टाइम के साथ बदलती है, तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, E प्रोपोर्शनल टू d∅dt। किस रेट से वो फ्लक्स को काट रहा है उस पर वो डिपेंड करता है। सिमिलरली यहां पर भी ये कंडक्टर फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लग गया, ये सारे के सारे कंडक्टर्स इस फ्लक्स को क्या करेंगे, काटने लग जाएंगे। जैसे ही ये फ्लक्स को काटने लग जाएंगे तो इनमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो हमने कह दिया कि इनमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, वो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। हर एक कंडक्टर के लिए बना देता हूँ, ये हर एक कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। और उस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, वो ईएमएफ उन्हीं कारणों का विरोध करेगा, क्योंकि किस वजह से हुआ है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल की वजह से हुआ है, तो वो उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिनकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, और किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है रोटर के रोटेशन की वजह से। जब तक रोटर रोटेट नहीं कर रहा था, बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हो रहा था, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हो रहा था। और किन कारणों का विरोध करता है, रोटर के रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिनकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। और किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है रोटर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन की वजह से। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो उस पोलरिटी का होगा जो रोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं रोटेट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। तो अगर कंडक्टर में, ऊपर के कंडक्टर में क्रॉस पोलरिटी का ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, उसकी वजह से अगर कंडक्टर ये रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, तो इसमें इन कंडक्टर्स में कौन सी पोलरिटी का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाए, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब इनमें होएगा डॉट पोलरिटी का ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर्स में, और नीचे वाले कंडक्टर्स में होएगा क्रॉस पोलरिटी का ईएमएफ इंड्यूस्ड। ऐसा क्यों हुआ है फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिनकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। प्रोड्यूस हुआ है रोटर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की वजह से। अब रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट जब कर रहा है जब ऊपर के कंडक्टर्स में, क्वाड्रेचर एक्सिस के ऊपर के कंडक्टर्स में क्रॉस पोलरिटी का ईएमएफ है और नीचे के क्रॉस पोलरिटी का करंट है, और नीचे के कंडक्टर्स में डॉट पोलरिटी का करंट है। लेकिन क्योंकि वो उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिनकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो प्रोड्यूस हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन की वजह से। तो इन कंडक्टर्स में कौन सी पोलरिटी का करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाए, या फिर इसका फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगे, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूमने दे, तो ऑब्वियसली बात है जिसमें क्रॉस का है उसमें डॉट का होगा, जिसमें डॉट का उसमें क्रॉस का होगा। इसलिए इन कंडक्टर्स में डॉट पोलरिटी का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा और नीचे वाले कंडक्टर्स में क्रॉस पोलरिटी का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। क्या कहलाता है, बैक ईएमएफ। इस ईएमएफ को बोलते हैं बैक ईएमएफ, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं बैक ईएमएफ से। अब फ्रेंड्स यहां पर एक चीज देखिए, अगर इन कंडक्टर्स में क्रॉस पोलरिटी का ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो बैक ईएमएफ की वजह से डॉट पोलरिटी का ईएमएफ, तो ये आपस में क्या है, अपोजिट है, आपस में क्या है, अपोजिट है। और ये करंट जो ऊपर वाला करंट है वो किसकी वजह से फ्लो हुआ है, सप्लाई वोल्टेज की वजह से। तो ये बैक ईएमएफ हमेशा किसका विरोध करेगा, हमेशा किसका अपोज करेगा, अप्लाइड सप्लाई वोल्टेज का। इसलिए ये प्लस है तो ये भी प्लस और यहाँ माइनस पोलरिटी का, तो ये इसमें से जो करंट फ्लो होगी उसका हमेशा क्या करेगा, अपोज। और नहीं मानो तो ये आर्मेचर करंट हो गई, तो आर्मेचर करंट की इक्वेशन यहां से निकालेंगे तो क्या आएगी, V माइनस IA RA माइनस EB इज इक्वल टू 0। जब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा तो IA इज इक्वल टू क्या हो गया, V माइनस EB अपॉन RA। तो देखो EB V का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और इसी को बोलते हैं बैक ईएमएफ। अब बात आती है सिग्निफिकेंस की कि इस बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस क्या है। तो फ्रेंड्स ये बैक ईएमएफ जो होता है इसको मैं एक लाइन में आपको बता रहा हूं
कि ये डीसी मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। इसमें सारे के सारे सिग्निफिकेंस आ गए। पहला क्या है, इट मेक्स सेल्फ रेगुलेटिंग। डीसी मशीन को, डीसी मोटर को क्या बनाता है, सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बनाता है। और कैसे बनाता है, बाय कंट्रोलिंग द आर्मेचर करंट, बाय कंट्रोलिंग द आर्मेचर करंट, कंट्रोलिंग द आर्मेचर करंट IA को कंट्रोल करके इसको सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बनाता है। अब कैसे बनाता है सेल्फ रेगुलेटिंग, मैं उसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फ्रेंड्स क्या होगा, आपको मान लो जो टॉर्क है डीसी मशीन का वो क्या आता है, K∅I। तो ये देखो फ्लक्स तो पैरेलल में है, तो फ्लक्स तो सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में तो कांस्टेंट बना रहेगा, और जितना टॉर्क आपको रिक्वायर्ड होगी उतनी ही आर्मेचर करंट ये प्रोड्यूस कर देगा। मैं इसको आपको सिंपली समझा देता हूं। अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हो और अचानक आप पर लोड बढ़ा दिया जाए, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपकी स्पीड का क्या हो जाएगी, कम, और आप पे लोड बढ़ा है, लोड बढ़ा है तो आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए, टॉर्क ज्यादा चाहिए तो क्या ज्यादा चाहिए, आर्मेचर करंट ज्यादा चाहिए। आर्मेचर करंट ज्यादा कैसे हो जाएगी, ऑटोमेटिक। देखो आर्मेचर करंट की इक्वेशन क्या है, V - EB/R है, और EB क्या है, बैक ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, K∅ω/m। शंट मोटर के लिए फाई तो क्या है, कांस्टेंट, के एक कांस्टेंट है ही सही। जैसे ही आप पे लोड बढ़ाया, स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो EB क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही EB कम हुआ, यहाँ पर EB कम होगा तो IA बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये इसको सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बना देता है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर सीखा हाउ द डीसी मोटर वर्क्स, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। थैंक यू वेरी मच।